यस, हम करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स कर रहे थे, उसमें से फर्स्ट लेटर हमने कंप्लीट किया था, लेटर ऑफ इशू ऑफ राइट डिबेंचर्स, आई मीन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, राइट ए लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, ये हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। टोटल 5 लेटर्स है डिबेंचर्स के अंडर, शेयर्स के अंडर 5, डिबेंचर्स के अंडर 5 एंड इवन डिपॉजिट में भी 5 लेटर्स है टोटल, ठीक है। तो डिबेंचर्स के रिमेनिंग जो तुम्हारे लेटर्स है वो कंप्लीट करते हैं। पहला है डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन ड्यू डेट वी हैव टू पे देम डिविडेंड, सॉरी वी हैव टू पे देम इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, राइट, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं एट ए प्री डिसाइडेड रेट एंड दैट इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस एज वेल। 10% टैक्स कट होता है, दैट इज स्टैंडर्ड रेट अंडर राइट इनकम टैक्स एक्ट। सो 10% टीडीएस कट करके कंपनी राइट डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है, ध्यान देना। सो नाउ वी हैव टू राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम दैट कंपनी हैज पेड इंटरेस्ट थ्रू डिविडेंड थ्रू इंटरेस्ट वारंट। वहां पे डिविडेंड वारंट था, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट है, ठीक है। मतलब इस लेटर के साथ वो इंटरेस्ट वारंट जाएगा जो उनको कट करके बैंक में डिपॉजिट करना होगा, चेक जैसे डिपॉजिट करना होगा उनके अकाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस राइट क्रेडिट हो जाएगी। सो राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, दिस इज सेकंड लेटर। एंड थर्ड लेटर आता है राइट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वहां पे था पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, यहां पे रहेगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। सो शेयर होल्डर्स के साथ या मेंबर्स के साथ जो करस्पॉन्डेंस था ऑलमोस्ट सेम करस्पॉन्ड राइट, सेम करस्पॉन्डेंस तुम्हारा डिबेंचर होल्डर्स के साथ है। यहां पे आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड देन इंटरेस्ट पे कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली। दोनों लेटर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस फर्क इतना है कि जब तुम इंटरेस्ट वारंट देते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट वारंट के डिटेल्स देने होंगे एंड इनक्लोजर में लिखना होगा कि इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ। इन केस ऑफ राइट कंपनी पेज इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, तो उस केस में तुम्हें इंटरेस्ट वारंट की डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट, राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। लिखने की जरूरत नहीं, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू, ठीक है। हाँ, इनका एक, हाँ उनका एक 31 तारीख तक एनपीओ है, ठीक है। यस, ध्यान देना। सो देखते हैं यहां पे क्या है। एवरीवन, राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू राइट इंटरेस्ट वारंट। सब कुछ सेम है, इंट्रोडक्शन पहले 10 लाइन सब कुछ सेम है, राइट। सब्जेक्ट से सब चीजें चेंज होती है। सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यू मे राइट थ्रू डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट, कोई जरूरत नहीं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डियर सर, सेक्रेटरी लिख रहा है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन। वॉइस ब्रेक हो रहा है, नहीं रे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कल से मैं लेक्चर का शेड्यूल चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, ध्यान देना एवरीवन, I am directed to inform you that the board of directors has passed a resolution in the board meeting on 13th November 2025। लेटर लिख रहे हैं हम लेटर लिख रहे हैं राइट 15 नवंबर को, हम लेटर लिख रहे हैं 15 नवंबर को, तो ऑब्वियसली उसके पहले बोर्ड मीटिंग हुई होगी, राइट। ऑन 13th November 2025 रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100 number of debentures, 100 is the number of debentures
10% is a rate of interest, non convertible debentures, you may say convertible, you may say non convertible, तुम्हारी चॉइस है, of ₹100 each, मतलब 100 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 each, मतलब वो हो गए टोटल कितने के, वो हो गए तुम्हारे, यस 10,000 के डिबेंचर्स हो गए. सो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इज 10,000, उस पे तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा विच विल बी ₹1,000. ठीक है, देखते हैं. रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूर 100 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो लिखना है लिखो, ऑफ ₹100 ईच फॉर द ईयर एंडिंग. ऑब्वियसली तुम इंटरेस्ट जो मिलता है वो एक ईयर के लिए मिलता है. सो लास्ट ईयर कौन सा रहेगा, हम लेटर लिख रहे 15 नवंबर 2025 को, तो हम 31 मार्च 2025 को जो ईयर एंड हुआ होगा उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे. उस दिन का जो इंटरेस्ट ड्यू है वो बाद में पे हो रहा होगा, राइट. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आर. पहले देखो फोलियो नंबर, ये फोलियो नंबर लिखना जनरली जब तुम शेयर्स के केस में लिखते हो, मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस लिखते हो, तो यहां पे राइट एस लिखते जाओ, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स में डी लिखते जाओ. ठीक है, एक आधा नंबर लिख देने का. नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऊपर लिखा है 100 डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 100. ठीक है, ओके. नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100. इन 100 डिबेंचर्स का नंबर क्या होगा, बोलो मुझे. इन 100 डिबेंचर्स का नंबर क्या होगा, राइट 901 to 1000. मैंने ना अभी, अगर आप अभी तक तुम देखोगे ना, ठीक है, अभी तक तुम देखोगे तो मेरे केस में मैंने हमेशा नंबर सेम रखा है, मैंने कहां पे भी चेंज नहीं किया है. 901 to 1000, चाहे मेरे शेयर्स हो तो भी मैं 100 शेयर से रेफर करता हूं हर लेटर में. डिबेंचर्स से तो मैं 100 डिबेंचर्स से रेफर करता हूं, बिकॉज मुझे चेंजेस नहीं चाहिए दिमाग में. एग्जाम में मुझे दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. मुझे वो झंझट नहीं चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर चीजें मेरी एक है. मैं रेशियो भी लेता हूं ना, 1:1 रेशियो लेता हूं. बोनस शेयर्स में भी मैंने 1:1 रेशियो लिया था. डिबेंचर्स में कन्वर्जन रेशियो भी हम 1:1 ही लेंगे. हम दिमाग नहीं लगाएंगे कुछ. समझ में आ रहा क्या. सो यहां पे राइट नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100, डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम 901 to 1000. ग्रॉस इंटरेस्ट मैंने बोला था 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा, वो भी मैंने कैलकुलेशन समझाया. टीडीएस 10% होता है. अगर तुमने कंपनी अकाउंट्स किया होगा फाउंडेशन में, तुमने डिबेंचर्स इंटरेस्ट के एंट्रीज पास किए होंगे, तो उसमें तुमने सीखा होगा कि व्हेन कंपनी पेज इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स दे हैव टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, सो 10% टीडीएस कट किया. 1000 रुपए के इंटरेस्ट पे कंपनी ने 10% ऑफ 1000 दैट इज 100 रुपीज कट करके नेट इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया जाएगा या कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, 900 रुपीज. इंटरेस्ट वारंट नंबर, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट के थ्रू इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो एक इंटरेस्ट वारंट IW लिख दिया, इंटरेस्ट वारंट बोल के कुछ भी नंबर दिया आगे 1 2 3 4. ठीक है, द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, उधर डिविडेंड वारंट वाज इंक्लोज हियर विथ ऐसे लिखा था, उस वहां पे डिविडेंड वारंट इज इंक्लोज हियर विथ लिखा था, यहां पे चेंज करके लिख दिया इंटरेस्ट वारंट इज राइट इंक्लोज हियर विथ. प्लीज डिटैच इट राइट फ्रॉम दिस लेटर. एंड देन नीचे का सब कुछ सेम आ गया, बट इसमें इंटरेस्ट वारंट हम इंक्लोज कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू राइट इंटरेस्ट वारंट इन इंक्लोजर. अगर तुम आके यहां पे डिविडेंड का देखते हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट लेटर सेम दिखेगा. डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, ये लेटर देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. फोलियो नंबर है, नंबर ऑफ शेयर सेल्ड है, डिस्टिंक्टिव नंबर है. वहां यहां पे डिविडेंड वारंट नंबर पहले दिया है, उधर इंटरेस्ट वारंट नंबर एंड में दिया है, वो आगे पीछे चलता है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस एंड नेट डिविडेंड, तो वहां पे भी ग्रॉस इंटरेस्ट, टीडीएस एंड नेट इंटरेस्ट है, सब कुछ सेम ही है. एंड एंड में वही लिखा है जो वहां पे लिखा था. बट फर्क ये है, जब कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ लोन, ये पे करना ही करना है. बट कंपनी को जब डिविडेंड पे करना होता है ना, तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है. तो तुम्हारे कंटेंट में वही लिखते हो कि तुम शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, ये लिखते हो. देखो तुमने वही लिखा है वहां पे. डिविडेंड के केस में आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू दैट
इन 25th एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन ए डे फाइनल डिविडेंड रेट दे दिया तुमने ऑफ रुपीज राइट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2025। वहां पे अगर तुम देखोगे वहां पे भी हमने फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2025 लिखा था। ऑलमोस्ट दोनों लेटर का कंटेंट सेम है, बट फर्क इतना है डिविडेंड में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है। डिविडेंड में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है। आर गेटिंग माय पॉइंट? बट राइट इंटरेस्ट में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं, बिकॉज वो क्या तुम प्रॉफिट थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम एक्सपेंस दे रहे हो। सो उसमें तुमने लिखा, तुमने वहां पे एजीएम के बारे में कुछ नहीं लिखा, तुमने वहां पे बोर्ड मीटिंग के बारे में लिखा, बस यही फर्क है। यहां पे तुमने लिखा है द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तुम वहां पे ये लाइन चिपका सकते हो, द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत तो नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा क्या? एंड फिर तुमने ये डिटेल्स लिख दी। तो इन दोनों लेटर का ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है, बस फर्क इतना है डिविडेंड के केस में यू शुड राइट दैट शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट इंटरेस्ट के केस में वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट के केस में शेयर होल्डर्स की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पे तुमने बस क्या लिख दिया, राइट तुमने ये लिख दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट इंटरेस्ट देने का डिसाइड किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरेस्ट देने का डिसाइड किया है। क्या लिखा है तुमने? दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। एजीएम के बारे में लिखना नहीं है डिबेंचर्स के केस में, ध्यान देना, ठीक है। इंटरेस्ट देते टाइम हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड। वहां पे भी लिखा था फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। डिविडेंड भी एक साल के लिए पे किया जाएगा। फाइनल डिविडेंड होता है तो ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर के लिए पे करते हैं इस ईयर में। सिमिलरली इंटरेस्ट भी 31st मार्च का इंटरेस्ट अभी पे हो रहा होगा, तब वो पेएबल होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, आज हम उसको पे कर रहे हैं। वहां पे वो क्या होगा, एक्रूड हुआ होगा, आज वो ड्यू हुआ है, तब वो एक्रूड हुआ होगा, मतलब एक्सपेंस बुक किया होगा, आज खाली उसका पेमेंट हो रहा है, मतलब लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। एंड बाकी डिटेल्स सेम आ गए। क्लियर है? एनीवन हैज डाउट इस लेटर में? अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बस एक सेंटेंस चेंज कर देता हूं, नेक्स्ट लेटर राइट बन जाएगा, राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली पे करते हैं तो क्या होगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, राइट तो यहां पे सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं, एवरीथिंग इज सेम। ये सब कुछ सेम है कि आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू देयर रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग राइट हैज पास्ड रिजोल्यूशन फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। एंड डिटेल सब कुछ सेम है, बस फर्क इतना होगा, ये कॉलम सेम रहेगा, फोलियो नंबर रहेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स रहेंगे, डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा, ग्रॉस इंटरेस्ट रहेगा, टीडीएस रहेगा, नेट इंटरेस्ट रहेगा, डिविडेंड वारंट रहेगा नहीं। तुम्हें अगर लिखना है तो तुम यहां पे एक कॉलम ऐड कर सकते हो डिविडेंड वारंट की जगह, अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिटेड एंड अकाउंट नंबर लिख दो, नहीं तो इसको भी तुम इग्नोर कर सकते हो और नीचे तुम लिखोगे राइट। अब यहां पे ये लिखना गलत हो जाएगा कि द इंटरेस्ट वारंट इज इंक्लोज्ड हियर विथ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये लिखना होगा कि डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट द डिटेल्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बाय यू। तुमने जो डिटेल्स दिए बैंक अकाउंट के, उस बैंक अकाउंट में हमने क्या किया है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, ये तुम लिखोगे। मतलब लेटर ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पे ना तुम्हारा इंटरेस्ट वारंट नंबर डिलीट हो गया एंड लास्ट वाला सेंटेंस चेंज हो गया। तुम वहां पे लिख रहे हो कि हमने डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में या तो एनईएफटी किया है या ईसीएस किया है, एंड तुम तुम्हारे पासबुक में चेक कर लेना कि क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, बस यही फर्क है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू, यहां पे आएगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, ये मैंने उधर का कॉपी किया होगा,
इलेक्ट्रॉनिकली। सब कुछ सेम है, इवन मेन कंटेंट भी सेम है। नहीं, अगर देखो तुम यहां पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हो अगर चाहिए तो, करना है नहीं करना तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम नीचे लिख देना कि जो बैंक डिटेल्स तुमने दी है उस बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया बस। जो भी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है उसमें जो भी तुमने बैंक डिटेल्स दी है उस बैंक डिटेल्स में हमने क्या कर दिए, तुम्हारा इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, ऐसे लिख दो। या अगर तुम यहां पे बैंक अकाउंट नंबर डालते हो तो लिख लेना द इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट नंबर मेंशन्ड अबव, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सो सब कुछ सेम है, देखो मेन कंटेंट भी सेम है, एज इट इज सेम है जैसे ऊपर का है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, लेटर के पहले की बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 13 नवंबर 2025 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू यू ऑन योर 10% नॉन कन्वर्टेबल। तुम्हें इसमें सिक्योर्ड लिखना है, सिक्योर्ड लिखो, 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड डिबेंचर्स, क्या फर्क, कोई गलत नहीं है, राइट। डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, बस याद रखना इसके पहले का 31 मार्च लेना, ठीक है, 31 मार्च 2025, द डिटेल्स ऑफ विच आर एज गिवन। सेम आ गया, फुल नंबर आ गया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया 100 डिबेंचर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर आ गए, ग्रॉस अमाउंट 1000, उधर भी 1000 था, टीडीएस 10% कट किया एंड नेट अमाउंट 900। बट लास्ट का सेंटेंस चेंज हो गया, क्या लिखा, इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, या आप लिख दो इंटरेस्ट हैज बीन पेड, ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट हैज बीन पेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, राइट, बाय दैट इज बाय क्रेडिटिंग द सेड इंटरेस्ट टू योर बैंक अकाउंट as per the details provided to you, details provided by you to the company। अब डिविडेंड का देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्या था डिविडेंड, ये इलेक्ट्रॉनिकली था, राइट। उसमें ऊपर का कंटेंट सेम आया था डिविडेंड वाला, ये सब कुछ सेम आया था, राइट। एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू वी हैव रेमिटेड द अमाउंट of interim dividend to your banker for crediting it to your bank account, and company ने सारे statutory provisions comply किए for the payment declaration payment of dividend under section 123 of the Companies Act 2013, ये सब लिख दिया, राइट। और तुमने यहां पे बैंक अकाउंट लिखा था किस तारीख, अगर तुम यहां पे लिख रहे हो कि हमने पेड किया है, तुमने यहां पे लिखा है, राइट, प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू योर पासबुक, मतलब तुमने पेमेंट किया है, अगर तुमने पेमेंट किया है तो तुमने लिख दिया कब पेमेंट हुआ, तुमने लिख दिया कब पेमेंट हुआ। अगर तुमने पेमेंट किया है तो डेट ऑफ रेमिटेंस लिख देना। अगर तुम बोल रहे वी विल ट्रांसफर यू, तो रेमिटेंस का लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा क्या। अगर तुम ये लिख रहे हो कि हमने डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली पेड कर दिया है तो डेट ऑफ रेमिटेंस ऐड कर देना। अगर तुम बोलते वी विल क्रेडिट द डिविडेंड, मतलब अभी तक पेड नहीं किया लेटर लिखते टाइम, तो डेट ऑफ रेमिटेंस का कॉलम आने की जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंगली तुम्हें चाहिए तो तुम चेंज कर सकते हो। एंड फिर ये लिखने, अगर तुम बोल रहे हो वी विल पे यू, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, प्लीज वेरीफाई, एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये था तुम्हारा पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। ये दूसरा लेटर था, मतलब ओवरऑल ये तीसरा लेटर हो गया। देन द नेक्स्ट वन, ठीक है, राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर्स इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ध्यान देना, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जब हम उनको डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, हम उन कब रिडीम करने वाले, रिडम्पशन के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाले, राइट। रिडम्पशन के टाइम क्या हम उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देने वाले या नहीं देने वाले, ये सब एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर से डिक्लेयर किया जाता है। मतलब डिबेंचर इश्यू करते टाइम उनको पता होता है डेट ऑफ रिडम्पशन, कब हम रिडीम करने वाले हैं, किस प्राइस पे रिडीम करने वाले, पार पे रिडीम होने वाला है या प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है। देन जब रिडम्पशन होगा तो उन डिबेंचर वालों के पास क्या चॉइस है, क्या ऑप्शन है टू गेट
इक्विटी शेयर होल्डर्स इन कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर अमाउंट। मतलब इफ आई एम ए डिबेंचर होल्डर, तो कंपनी मुझे ऑप्शन देती है, अगर मेरे डिबेंचर्स कन्वर्टिबल है, अगर मैंने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को सब्सक्राइब किया है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी मुझे पूछती है, कंपनी मुझे पूछती है क्या मुझे कैश चाहिए या क्या मुझे इक्विटी शेयर चाहिए या कॉम्बिनेशन चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज अ ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्या उनको कैश चाहिए या उनको इक्विटी शेयर चाहिए। इट इज ऑप्शन, इट इज नॉट फोर्स। अगर कंपनी के शेयर सच्चे में मार्केट में अच्छा चल रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर सोच सकता है कि मैं शेयर्स बाय करूं, आई विल टेक शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। कैश की जगह इन लिeu ऑफ कैश वो बोलेगा मुझे इक्विटी शेयर्स दे दो। बट अगर इक्विटी शेयर्स अच्छे खासे कर नहीं रहे मार्केट में, तो उस केस में डिबेंचर होल्डर बोलेगा भाई मुझे इक्विटी शेयर्स नहीं चाहिए तुम्हारे, मुझे कैश ही दे दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट मैंडेटरी, ये चॉइस होती है, ऑप्शन होता है किसका, डिबेंचर होल्डर्स का, उनको कैश चाहिए या इक्विटी शेयर चाहिए इन कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर्स अमाउंट। एंड वो ऑप्शन चूज करने के लिए कंपनी उनको बोलती है एंड दे इन्फॉर्म द कंपनी क्या उन्होंने कैश लेने का ऑप्शन चूज किया है या इक्विटी शेयर्स लेने का ऑप्शन चूज किया, बिकॉज ये ऑप्शन डिबेंचर होल्डर्स के पास है। सो डिबेंचर होल्डर्स हैव टू लेट नो टू द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को ये बोलना चाहिए कि उनको कैश चाहिए या इक्विटी शेयर चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे क्या है कि कंपनी लेटर लिख रही है, कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी लेटर लिख रहा है डिबेंचर होल्डर्स को, उसको इन्फॉर्म कर रहा है अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। मतलब कॉमन है कि डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को रिक्वेस्ट की होगी, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लेटर लिखा होगा कि इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग हिज डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, ही इज इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट हिज डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, तो उसको इक्विटी शेयर्स दे दो। तो हम कंपनी उसको रिप्लाई कर रही है कि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, तुम्हारे डिबेंचर्स के बदले में तुम्हें हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो फिर डिबेंचर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, मतलब रेशियो रहेगा कुछ ना कुछ, टेक 1:1, दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों अननेसेसरी 2:1, 1:2 लेते बैठना है। रेशियो 1:1 रखो, 100 डिबेंचर्स के बदले में 100 शेयर्स देंगे, 200 डिबेंचर्स के बदले में 200 लेंगे, राइट, इजी होगा। सो लेट्स सी क्या लिखा है। देखो पहला तो सब कुछ सेम है, कंटेंट चेंज होगा। डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू। जब हमने इशू किए थे तभी डिसाइड हुआ था कि रिडम्पशन कैसे होने वाला है, क्या तुम्हारे डिबेंचर्स कन्वर्टिबल है या नहीं है। कन्वर्टिबल भी दो टाइप्स के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टिबल, partly convertible. Are you getting my point? So I am directed to inform you that in accordance with the terms at the time of issue of total 1 lakh debentures, टोटल मतलब कंपनी जो 1 लाख तब डिबेंचर इशू किए थे उसकी बात हो रही है, ठीक है। अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ 1 लाख 10%, now you have to use the word fully convertible या partly convertible, you cannot use the word non convertible debenture, तो गलत हो जाएगा बिकॉज तुम कन्वर्जन की बात कर रहे हो। सो इजी है फुल्ली कन्वर्टिबल रखना, ठीक है। 10% फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फुल्ली कन्वर्टेड मतलब पूरा का पूरा तुम डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। 10% फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, द डिबेंचर्स आर ड्यू ऑन कन्वर्जन, ठीक है। सो क्या लिखा है, अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट, फुल्ली कन्वर्टेड डिबेंचर, द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। टर्म्स ऑफ इश्यू के हिसाब से अब डिबेंचर्स क्या हुए, ड्यू फॉर कन्वर्जन हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद द अबोव। अब ध्यान देना, कभी भी याद रखना, ये पता होना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इन डिबेंचर्स होल्डर्स के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो वो इक्विटी शेयर्स रिडम्पशन के टाइम मांग सकते हैं। मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर तुम इश्यू करते हो कभी ना कभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ बैठ सकते हैं कल जाके। आज वो इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं है बट दे आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स।
कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स। कल जाके ये डिबेंचर होल्डर्स अगर वो कन्वर्जन का ऑप्शन चूज करते हैं तो वो उनको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे एंड डिबेंचर होल्डर्स बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में जाके बैठेंगे। इसलिए याद रखना कन्वर्जन के पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए एंड वो परमिशन लेने के लिए कन्वर्जन की डेट आई है। तुम्हें जब तुमने इश्यू किए होते ना तभी तुमने परमिशन ली होती है, ऐसे नहीं अब फिर से तुम एक जस्ट रिजोल्यूशन पास करवा रहे हो कि हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? सो इन अकॉर्डेंस विद द अबोव ए स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इश्यू करते टाइम या कन्वर्ट करते टाइम स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। ए स्पेशल रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय शेयर होल्डर्स in extraordinary general meeting held on 1st November 2025 for approval of conversion of debentures into equity shares in the ratio of 1:1। तो शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ईजीएम में अप्रूव किया है टू कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 डिबेंचर। सो ये हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिबेंचर्स कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 1:1 रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली कन्वर्ट करना नहीं करना ये डिबेंचर होल्डर्स की चॉइस है। अगर डिबेंचर होल्डर चाहते हैं इक्विटी शेयर चाहिए तो ही उनको इक्विटी शेयर हम देंगे, अगर वो नहीं चाहते तो हम उनको कैश देंगे। तो यहां पे क्या लिखा है, पढ़ो आगे। लिखा है एज पर द लेटर ऑफ ऑप्शन, लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव, एज पर यूर लेटर ऑफ ऑप्शन, तुमने हमें लेटर लिखा था कि तुम्हें इक्विटी शेयर चाहिए, सो यू हैव सिलेक्टेड इक्विटी शेयर्स एंड नॉट कैश। एज पर यूर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 100 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मतलब इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ, इन कंसिडरेशन ऑफ 100 डिबेंचर्स। क्योंकि रेशियो 1:1 है तो हम आपको 100 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ योर 100 डिबेंचर्स। डिटेल्स ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन आर एज फॉलोज। होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन, फोलियो नंबर डी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं। कितने डिबेंचर्स थे उनके पास, 100, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 100। अब हम कितने डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, 100। याद रखना कन्वर्जन इक्विटी में होता है, प्रेफरेंस में नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, वाइस वर्सा नहीं होता है। इक्विटी को प्रेफरेंस में नहीं कन्वर्ट किया जाता है, ना ही इक्विटी को डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ना ही डिबेंचर्स वालों को प्रेफरेंस या प्रेफरेंस वालों को इक्विटी डिबेंचर्स दिया जाता है। कन्वर्ट करना तो इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड 100, क्योंकि 1:1 रेशियो बोला है तो मैंने दिमाग नहीं लगाया। अगर 2:1 रेशियो लगता है ना, मतलब 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 डिबेंचर, तो उस केस में 200 शेयर्स आते हैं। 2:1 रेशियो होता है ना, मतलब 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 डिबेंचर हेल्ड, तो उसमें 200 आते हैं। 1:2 होता मतलब 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 डिबेंचर्स हेल्ड, उस केस में 50 शेयर्स देने पड़ते। तो है ना वो रेशियो में कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो बेटर 1:1 रखो, तुम्हारे पास चॉइस है 1 for 1, एकदम टाइम पास हो गया। सो 100 डिबेंचर्स के लिए हम 100 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं एंड उनका नंबर होगा, ठीक है, 901,000 एंड हम तुम्हारे उसके साथ क्या कर रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट भी इश्यू कर रहे हैं एंड उस शेयर सर्टिफिकेट हमने इंक्लोज कर दिया। एक बार हमने उनको डिबेंचर्स की जगह इक्विटी शेयर इश्यू किए तो डिबेंचर्स खत्म हो गए, तो लिख देना वो भी, ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज इंक्लोज्ड हियर विथ, शेयर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस रिजोल्यूशन, विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ टू विच अलाउड कंपनी टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, उस तारीख से ही तुम्हारे डिबेंचर्स नल एंड वॉइड हो गए। अब तुम्हें क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। देख लेना, खाली पढ़ लेना और किसको कुछ डाउट है तो पूछो। पढ़ लो पहले।
चेक करो जल्दी. इन्स्टिट्यूटचं एक्झम्पशन आहे की ज्यावेळेस दोनच इन्स्टॉलमेंट असतात, ॲप्लिकेशन अलॉटमेंट किंवा ॲप्लिकेशन अलॉटमेंट एक साथ आणि नंतर कॉल म्हणतात ते, त्या केसमध्ये ते आहेत ना, जे ॲप्लिकेशनच्या वेळेस जास्त पैसे आले ते सेकंडमध्ये घेतात. ते सेकंड फॉर अलॉटमेंट असो किंवा कॉल असो. हा जो क्वेश्चन आहे ना, हा एक्झामचा क्वेश्चन आहे. त्याच्यामध्ये त्यांचं ॲझम्पशन होतं की ॲप्लिकेशनच्या वेळेस जेवढे काही एक्स्ट्रा पैसे आले त्यांनी फर्स्ट कॉलसाठी पण ॲडजस्ट केलेत. हाही थोडा एक्सेप्शनल क्वेश्चन आहे, बट तेवढं लक्षात ठेवायला पाहिजे, म्हणजे इन्स्टिट्यूटच्या आन्सरबरोबर तुमचं मॅच होईल. आणि आपल्या ज्या टेस्ट सिरीजला होतं त्याच्यामध्ये पण मी तेच आन्सर दिले जे इन्स्टिट्यूटचं आहे. यस, कर लो जल्दी जल्दी. ओके, सॉरी. राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर. राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग, ये लास्ट लेटर है, ये जो लास्ट लेटर है जो डिबेंचर होल्डर्स का, लिख के दे रहा हूं. राइट ए लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशन. इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये तुम्हारा फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर हुआ है क्या रे? फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर हुआ है क्या? हुआ है ना? यस. सो तुम डीआरआर क्रिएट करते होंगे, बराबर ना? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते होंगे, बराबर ना? हाँ, ध्यान देना. यस. पहला वाला पूरा एज इट इज, तुम उसके आगे लिखना स्टार्ट कर दो. यस, लिख लेते हैं. सब्जेक्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आई एम नॉट ऑडिबल. ओके. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. Redemption of debentures. Dear sir, वही, this is to inform you that this is to inform you that 1 lakh total number of debentures, 10% non-convertible debentures, issued on 4-5 साल पहले की डेट लिख दो. 1 जून 2020.
ठीक है, पहले कभी इशू हुए थे, आज ड्यू डेट है रिडम्पशन की, ठीक है, आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, लेटर लिखने के बाद उसका रिडम्पशन होगा, आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 30th November 2025 according to the board resolution passed in the board meeting, in the board meeting, डेट लिखना होगा कब हो गई, in the board meeting held on, लेटर लिखने के पहले बोर्ड मीटिंग हुई होगी, 8th November 2025 debentures shall be redeemed, debentures shall be redeemed, debentures shall be redeemed out of profits, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स लेते हैं, आई मीन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स shall be redeemed out of DRR, debenture redemption reserve fund, debenture redemption DRR, debenture redemption reserve, fund of the company, please arrange to submit enclosed debenture redemption form, ऑब्वियसली खाली फॉर्म देके फायदा नहीं रहे, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट भी रिटर्न करने पड़ेंगे ना, डिबेंचर सर्टिफिकेट भी रिटर्न करने पड़ेंगे ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, हम उनको बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं फॉर्म भर के देना, एक सेकंड, फिर से शेयर करता हूं, एक सेकंड भाई। जब हम उनको बोल रहे हैं कि हमें अब डिबेंचर्स तुम रिडीम करने, तुम्हें पैसे रिटर्न करने, ठीक है, जो हमने तुमसे पैसे लिए थे अब हमें तुम्हें रिटर्न करने, तो ये फॉर्म भर के देना, हम उनको क्या बोल रहे हैं, फॉर्म भर के देना, ठीक है, हम उनको बोल रहे हैं फॉर्म भर के देना। तो ऑब्वियसली जब हम उनको बोल रहे हैं फॉर्म भर के देना, तो तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर हम उनसे फॉर्म भरवा के मांग रहे
तो ऑब्वियसली हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कि सर्टिफिकेट भी रिटर्न करो ना। डिबेंचर सर्टिफिकेट उनके पास रख के क्या फायदा है, वो तो कैंसिल करने हमें। सो हम उनसे डिबेंचर सर्टिफिकेट भी क्या करेंगे, रिटर्न ले लेंगे। तो हम उनको बोलेंगे इस फॉर्म के साथ ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या करो, रिटर्न कर दो। मैं ना शेयर कर रहा हूं, एक सेकंड। एक सेकंड। ठीक है, यस, ध्यान देना। सो प्लीज अरेंज टू सबमिट इंक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। ठीक है, कुछ भी करो, ये फॉर्म हमें रिटर्न कर दो। ये फॉर्म हम तुम्हें ना इंक्लोजर में भेज रहे हैं, रिडम्पशन फॉर्म हम तुम्हें इंक्लोजर में भेज रहे हैं, वो रिटर्न करने का काम करो। प्लीज अरेंज टू सबमिट इंक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म along with original debenture certificate, original debenture certificate, ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट, राइट, टू कंपनी। उस फॉर्म के साथ ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी को दे दो। एक डेट देना उनको, ऑन और बिफोर। नवंबर में लेटर लिख रहे हो, थोड़ा टाइम दे दो उनको, 31 दिसंबर 2025। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज, ये करने के बाद वो डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमें रिटर्न करने के बाद, ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव फॉर्मेलिटीज, the redemption amount will be credited to your bank account. Redemption amount will be credited to your bank account. To your bank account. To your bank account. ठीक है, you are required to provide us your bank details. To provide us your bank details. हो गया। वही आएगा, थैंक यू एक्सेट्रा। इंक्लोजर में लिखना है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, इंक्लोजर में लिखना है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। हम फॉर्म भेजते हैं, वो फॉर्म फिल कर दो। हम फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म फिल करना, उस फॉर्म में ही बैंक के डिटेल्स मांगे होंगे एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एंड वो फॉर्म एक गिवन डेट तक हमारे पास भेज दो। फिर ये करने के बाद हम तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारी रिडम्पशन की अमाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऐसा लेटर है।
डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, डिबेंचर्स रिडम्पशन फॉर्म, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। यस, तो यहां पे हमारे डिबेंचर्स के 5 लेटर्स कंप्लीट हो गए। इसमें किसका डाउट है? एनीवन हैज डाउट? कल क्या है तुम्हारा क्लास वगैरह, मतलब आई मीन तुम्हारा टेस्ट सीरीज है क्या कल? नहीं है ना? कल अगर तुम्हारी टेस्ट सीरीज नहीं है तो ठीक है, 1:30 लेते हैं, इट्स ऑन संडे ना, सो 1:30 लेते हैं। 1:30 टू, मैं आज जैसे लिख के रखूंगा सब, ठीक है? ठीक है, मैं ना लिख के रखता हूं, मुझे लिख के रखना है तो 5 लेटर्स है। हम 2 बजे लेते हैं, 2 PM टू ऑलमोस्ट 3:15 तक हो जाएगा अपना, सेम ही लेटर से, ठीक है? सेम मीटिंग, एवरीथिंग इज सेम। कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है? यस, ठीक है, चलो, थैंक यू।